हेलो दोस्तों, मैं भीष्मणि द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम 1955 के अधिनियम जो है अभी अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले आपके लिए यह वीडियो और बनाई जा चुकी है, तो 3 वीडियो और है इससे पहले। आज हम चौथी वीडियो पर हैं और आज हम देखेंगे कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें हम जो धारा 3 का पढ़ रहे थे, तो 3 में शक्कर का जो है मूल्य निर्धारण कैसे होता है उस पर हमने चर्चा कर लिया था। उसी से संबंधित मैं आपको बता दूं कि ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, तो पारिभाषिक शब्दावली परीक्षा में कभी कभी पूछ ली जाते हैं, जैसे उचित और लाभकारी कीमत, ये पूछ लिया गया। से अभिप्रेत है ऐसा पूछेंगे, तो उचित और लाभकारी कीमत से क्या विपरीत है? तो इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित कीमत अभिप्रेत है। ये आपको आंसर देने हैं कि इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित कीमत को क्या नाम से जानते हैं? उचित और लाभकारी कीमत। ऐसे ही चीनी की विनिर्माण लागत क्या है? चीनी की विनिर्माण लागत का मतलब क्या है, ऐसा अगर पूछ दे तो आपको बताने हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। चीनी की विनिर्माण लागत से अभिप्रेत है या तात्पर्य है, ऐसे अगर पूछा जाता है तो बताएंगे कि से गन्ने के चीनी में संपरिवर्तन पर उपगत शुद्ध लागत जो है अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उत्पादक द्वारा वहन की गई सीमा तक क्रय केंद्र से कारखाने के द्वार तक गन्ने के परिवहन की शुद्ध लागत भी है। मतलब ये हुआ कि उत्पादक द्वारा जो वहन की गई सीमा है क्रय केंद्र से कारखाने के द्वार तक के गन्ने के परिवहन की शुद्ध लागत इसमें शामिल है। तो ये है चीनी विनिर्माण की लागत। विनिर्माण मतलब चीनी बनाना, तो इसका अभिप्राय आप समझा सकेंगे। फिर है उत्पादक से चीनी विनिर्माण का कारोबार करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है। ये उत्पादक क्या है ऐसा पूछ दे तब, तो उत्पादक से क्या अभिप्रेत होता है? तो उत्पादक से अभिप्रेत होता है चीनी विनिर्माण का कारोबार करने वाला व्यक्ति। चीनी विनिर्माण का कारोबार करने वाला व्यक्ति, इसको हम जानेंगे उत्पादक के नाम से। ठीक है। अब लगाई गई पूंजी पर युक्ति युक्त प्रत्यागम, ये परिभाषा आप चीनी का मूल्य निर्धारण करते समय ये पूरी बातों का उल्लेख था, तो इसी का स्पष्टीकरण ही ये कि इसका मतलब क्या होता है। तो इससे तात्पर्य है कि चीनी के विनिर्माण के संबंध में कुल स्थिर आस्तियों और सहित उत्पादक की कामकाज पूंजी पर प्रत्यागम अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन अवधारित उचित और लाभकारी कीमत पर गन्ने का उपापन भी है। तो ये लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त मतलब कारखाना वाले ने या जो भी मालिक है उसका, वो जो भी पूंजी लगाई है उसकी युक्तियुक्त प्रत्यागम, उसका पूंजी कितनी लगी है, इससे ये तात्पर्य कह रहा है ना। तो अगर आता है तो इसको भी आप बना सकेंगे। वैसे ज़्यादातर उत्पादक या फिर आपको उचित और लाभकारी कीमत ये पूछने के चांसेस बनते हैं। अब हम देख रहे थे कि धारा 3 का गा तक हमने देख लिए थे कि शक्कर का जो है मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अब हम देखेंगे आज धारा 3 का खा नंबर का, क्या धारा 3 का जो खा है वो देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है? केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि कोई उत्पादक, देखिए अब तक के निर्धारण हो गया मूल्य आदि का, कोई उत्पादक, उत्पादक से तात्पर्य आपको समझ में आ गया ना, चीनी वाला उत्पादक के बारे में बात करें। कोई उत्पादक आयात करता या निर्यात करता ऐसे कारखाने से बंधित गोदाम से जिनमें वह उत्पादित की जाती है, तो निर्यात करता हो या कारखाने से जो बंधित गोदाम से जिनमें वह उत्पादित की जाती है, भले ही ऐसे गोदाम उस कारखाने के परिसर में स्थित हो या बाहर में हो। गोदाम चाहे उस कारखाने के परिसर में हो, उससे लगा हुआ हो, या फिर उससे बाहर का हो, अथवा यथास्थिति उस समय आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के भांडागारों, मतलब जो होता है आपका वेयर हाउस से उस सरकार द्वारा जारी निर्देश के अधीन या उसके अनुसार के सिवाय
किसी प्रकार की चीनी का विक्रय नहीं करेगा या उसका किसी अन्य रीति में व्ययन डिस्पोजल नहीं करेगा, अन्यथा अथवा परिदान मतलब देना परिदान नहीं करेगा या किसी प्रकार की चीनी को नहीं हटाएगा। यहाँ तक के आपको बात को समझना सेम टू सेम इसलिए बताया जाता है चूँकि वहाँ पर पेपर हाल में वही अधिनियम का है तो अधिनियम के ढंग से लिखेंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब मूल भाव समझ लो। यहाँ पर चाहे कोई आयात करता हो, निर्यात करता हो, कारखाने से लगी जो गोदाम है उसके बारे में बता रहे हैं। अब चीनी के रख रखाव में ये बात कर देता है कि चीनी का विक्रय नहीं करेगा। ठीक है, आपको मुख्य बात आपको जानना है कि किसी भी प्रकार के चीनी का विक्रय नहीं करेगा या उसका और क्या नहीं कर सकता, अन्य रीति में व्ययन भी नहीं कर सकता है, माने डिस्पोजल भी नहीं कर सकता, और परिदान मतलब देना उसको दे भी नहीं सकता, किसी भी प्रकार के चीनी को नहीं हटाएगा, ना वहाँ से वो हटा नहीं सकता, मतलब हटाने से भी प्रतिबंधित है, उसका विक्रय भी नहीं कर पा रहा है, वो विक्रय भी नहीं करने दिया जाएगा, है ना। और साथ में आप देख रहे हैं इसका व्ययन भी मना है। लेकिन इतनी कंडीशन के बाद एक बात और बताया जाता है कि बैंक में चीनी अगर गिरवी रखना है, कभी बैंक के लिए चीनी अगर गिरवी रखने का अवसर आ जाए उसको, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए ना भाई, तब तो उद्योग धंधे को आगे बढ़ाएंगे, तो गिरवी रख सकता है। लेकिन गिरवी रखे हुए जो चीनी है उसको सरकार, केंद्र सरकार के बिना अनुमति के, मतलब जो आदेश मिलेगी उसी के थ्रू, है ना, माने बिना आदेश, केंद्र सरकार के निर्देश के बिना उसको बेच नहीं सकती। रखने के लिए तो रखा जा सकता है कि चलो गिरवी रख दिए कुछ समय के लिए, गिरवी का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए रखते हैं, उसके बाद फिर उस धन को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जो भी आप वस्तु रखो या कोई भी चीज़ रखो। अब ये प्राप्त कर तो सकता है रखने के बाद, लेकिन उसको फिर बेच नहीं सकता, किसके अनुमति के बिना, केंद्र सरकार के निर्देश या अनुमति के बिना नहीं बेच सकता। तो यहाँ पर आप धारा 3 का खा देख रहे हैं, और इस खा में आपने जाना कि यह व्यवस्था है कि इसमें किसी भी प्रकार की चीनी का विक्रय नहीं किया जा सकता, ना ही आप अन्य रीति से इसका व्ययन भी नहीं कर सकते, और ना ही परिधान करने का अनुमति नहीं है इसमें, ना चीनी को हटाने की अनुमति है। गिरवी तो रख सकता है लेकिन बेच नहीं सकता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं धारा 3 का अंगा नंबर। ठीक है, इससे पहले हम लोग घा पढ़ लिए, और घा में आपने क्या पढ़ा कि जो केंद्र सरकार है वो चीनी के जो उत्पादक हैं, भंडारण है ना, उनका व्ययन नहीं किया जा सकता, परिधान नहीं किया जा सकता, ऐसा करके क्या लगा दिए, उस पर निषेध लगा दिए, है ना, प्रतिषेध कर देते हैं, उनको रोक देते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद अब देखते हैं उनको मना कर दिए तो फिर ऐसे हम क्या करें, तो उसके लिए भी रीति बनाते हैं कि मना कर तो दिए हैं पर उनको कब आदेश देना है, कैसे करना है, उसके लिए रीति बना दिया धारा 3 अंगा में। केंद्र सरकार समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कब, समय समय पर, किसके द्वारा, साधारण या विशेष आदेश के द्वारा किसी उत्पादक या आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या फिर मान्यता प्राप्त व्यवहारी या उत्पादकों के किसी वर्ग अथवा मान्यता प्राप्त जो व्यवहारी है ना, उनको किसी भी प्रकार की चीनी के उस निर्देश में विनिर्दिष्ट, जो निर्देश दिए गए हैं, निर्देश में विनिर्दिष्ट रीति से उत्पादन, स्टॉक के रख रखाव, भंडारकरण, विक्रय, श्रेणीकरण मतलब ग्रेडिंग, पैकिंग, चिन्हांकन, तौल, व्ययन, और व्ययन के बाद परिधान और वितरण के संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकेगी। इससे पहले मना कर दी थी, अब इन सब का रख रखाव कैसे करना है, चिन्हांकन, पैकिंग, ग्रेडिंग, है ना, और परिधान या वितरण, इन सब के लिए फिर उनको क्या जारी करेगी, वो कार्यवाही करने के लिए निर्देश देगी कि आप हाँ कर सकते हो। ये देने का अधिकार समय समय पर वो साधारण या विशेष आदेश के द्वारा उत्पादक है ना, और उत्पादक के बाद क्या है, प्राप्त जो व्यवहारी है, आयात निर्यात करता है, उन लोगों को ये निर्देश दे देगी, है ना। तो ये धारा है आपका धारा 3 का अंगा। अब इसमें एक शब्द आया है मान्यता प्राप्त व्यवहारी। तो मान्यता प्राप्त व्यवहारी का अर्थ हम देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है
मान्यता प्राप्त व्यवहारी से अभिप्रेत है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इससे अभिप्रेत क्या है, ऐसा व्यक्ति से अभिप्रेत है जो चीनी का क्रय विक्रय या वितरण करने का कारोबार कर रहा है। तो चीनी का जो क्रय या विक्रय करे या वितरण करने के जो कारोबार में लगा हुआ है उसी को किस नाम से जान रहे हैं कि मान्यता प्राप्त व्यवहारी। तो कारोबार जो कर रहा है वही है मान्यता प्राप्त व्यवहारी से अभिप्रेत है, ऐसा पूछता है तो आपको ये वाली पॉइंट बतानी है। ठीक है, अब देखते हैं उत्पादक। तो ऐसा व्यक्ति से अभिप्रेत है जो चीनी विनिर्माण के कारोबार कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन उत्पादक। ठीक है, तो ये धारा 3 के अंगा में आप जो प्रतिषेध किए थे उनको निर्देश करके, ठीक है, मार्गदर्शन दे करके निर्देश जो कि निर्दिष्ट है ना, उसी के अनुसार इनको पैकिंग, चिन्हांकन, तौल, व्ययन, परिधान ये सब करने के कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगी। ये आपको धारा 3 के अंगा में प्राप्त हुआ और केंद्र सरकार का ये कार्य आपको जानकारी मिला। ठीक है दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज 199 रुपये में जो है आपको एक फ्री है और 7 यहाँ से मतलब मिला के 8 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। तो ये सब जो है पढ़ाई के साथ साथ आप टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने पर आपको ये सब क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही पढ़े रहते हैं तो क्या होता है कि आदमी ना उतने बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा रहता, कभी कभी चलो हो जाएगा ऐसा सोच के चलते रहते हैं अपन, लेकिन जब परीक्षा हाल में देखते हैं ना तो वहीं पर दिमाग घूमने लग जाता है। लेकिन पहले से आप परीक्षा के लिए तैयार होकर रहोगे तो फिर दिमाग घूमने वाला काम नहीं होगा, बल्कि आप अच्छे से दिए गए प्रश्नों को हल कर पाओगे। और आजकल तो बहुत ही डीपली ढंग से पूछते हैं। आजकल प्रश्न पूछने का तरीका ये हो गया है कि स्टूडेंट कितना पढ़ा है, नहीं कितना समझ पाया है और कितना बेहतर समझ पाया है, इस चीज़ को चेक कर देते हैं। अब सोचो यार कि आपके सामने आंसर को दिखा करके आपसे पूछा जाता है, ऐसा भी नहीं कि आप पूरा सोचो समझो फिर बताओ, ऐसा नहीं, आंसर आपके सामने उपलब्ध है, उसके बाद आंसर देना है और उसमें फिर हम कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पकड़ सही नहीं होती तब। इसलिए आपको क्या करना है, धीरे से पढ़ना लेकिन बेहतर पढ़ना है ना, उतना भी धीरे मत पढ़ना कि पूरा परीक्षा ही पार हो जाए, ऐसा भी नहीं। लेकिन जो भी हम ये सब सेम टू सेम मैं इसलिए बताता हूँ ताकि पेपर में ऐसे ही आते हैं ना कि उनका शब्द को थोड़ी ना चेंज करेगा, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता क्योंकि अधिनियम है भाई। संविधान और अधिनियम में जो लिखा रहता है वो सेम टू सेम बात को लिखना पड़ता है, उसको अपने मन से तो लिख नहीं सकते। अब अभिप्रेत वाला बात शब्द आ गया कि मान्यता प्राप्त व्यवहारी से अभिप्रेत है, तो ऐसे ही लिखा रहेगा भाई कि ऐसा व्यक्ति से अभिप्रेत है जो चीनी का क्रय करने, विक्रय करने या वितरण करने का कारोबार कर रहा है, और दूसरा नहीं लिखने वाला। इसलिए आपको बारीकी से इसका अध्ययन करना है। हो सकता है आपको वीडियो मज़ा नहीं भी आ रहा होगा, फिर भी आप एक बार देख लिए, सुन लिए, फिर आप अपने से थोड़े से मेहनत करो, किताब को देखो, पढ़ो, तो कभी कभी सुनने से भी याद होता है और उसके बाद पढ़ने से फिर अच्छे से याद हो जाएगा। और अपने से बिना मेहनत किए कोई सफल नहीं हो सकता, इस बात को आप अच्छे से जान रहे हैं। तो मेहनत खूब कीजिए और थोड़े थोड़े पढ़ते जाइए, बिल्कुल आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग 3 के अंगा तक देख लिए थे। अब धारा 3 का उपधारा 4 में क्या बातें बताई गई। धारा 3 का 3 और उसमें पूरा अंगा तक देख लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं धारा 3 का उपधारा 4 नंबर का भाग है ना, इसमें किस बात का उल्लेख मिलता है। तो इसमें बताया गया है प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के बारे में कि यदि केंद्र सरकार को लगे कि आवश्यक वस्तु के उत्पादन और प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति को जो इसके पश्चात इसमें प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में निर्दिष्ट हो तो यहाँ पर नियुक्ति कर सकता है। तो उस वस्तु के उत्पादन और प्रदाय में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम, उसके किसी भाग की बाबत जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, नियंत्रण के ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, उसमें उपबंधित किए जाएं जब तक कि ऐसा आदेश, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति करेगी और जिस भी उपक्रम को या उपक्रम के किसी भाग को नियंत्रित करना है तो उसके लिए उसे शक्ति प्रदान और उसके कर्तव्य और कृत्य उनको बताया जाएगा। ये उल्लेख मिलता है आपको धारा 3 के उपधारा 4 में। ठीक है,
अब ये जो प्राधिकृत नियंत्रक होगा वह अपने कृत्य का प्रयोग कैसे करेगा, किसी जैसे कंपनी के संपूर्ण कंपनी पर या संपूर्ण कंपनी के किसी एक भाग पर। तो अधिकारी जो बन के गया है नियंत्रक अधिकारी, प्राधिकृत नियंत्रक, वो क्या करेगा कि उस कंपनी का पूरा विवरण देखेगा और जो उसको निर्देश दिया गया है उसी के अनुरूप कार्य करेगा। लेकिन अगर उस कंपनी में जैसे कोई नियम अगर पहले से लागू है तो उस भाग में वह कोई किसी भी प्रकार का और आदेश नहीं कर सकता। इसका काम है नियंत्रण करने का, तो आदेश नहीं देगा। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ सकते हो कि जैसे ये वाली स्कूल है, ठीक है, आप इसके चेक करने वाले हो, लेकिन स्कूल बनने के बाद यहाँ पर पहले से बोल दिया गया है कि साफ़ सफाई होना चाहिए, यहाँ पर उचित शैक्षणिक व्यवस्था हो और अन्य व्यवस्था, ऐसा सब चीज़ व्यवस्था पहले से अनुबंध बन चुका है कि ये सब इनको ध्यान में रखना है और रखते भी हैं। अब ये अधिकारी आप चेकर के रूप में आ रहे हैं और आपको भी वही निर्देश कि ये सब देखना है, तो आप आ करके यहाँ सब अगर व्यवस्थित है तो आप उसमें इंटरफेयर करने का कोई तुक नहीं है। तो सेम कंडीशन यही बनता है कि इस काम में बताना है कि प्राधिकृत जो नियंत्रक है वो भार साधक व्यक्ति कंपनी के जो मालिक रहेंगे, है ना, उनके कृत्यों का यह अपने स्वयं के कृत्यों का तो प्रयोग करेगा। उस समय में अगर उनके पास पहले से कोई लिखित उपबंध हो या वहाँ पर निर्देश मिला है तो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंधित हो तो देने की शक्ति नहीं होगी। मतलब ये और कोई आदेश नहीं दे सकते, जैसे इनको और साफ रखो ऐसे थोड़ी बोल देंगे। सेम कंडीशन, अगर वो ठीक ठाक रखा है तो उसमें कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि वो प्राधिकृत जो है नियंत्रण करने के लिए आया है, लेकिन नियंत्रित हो तो और क्या नियंत्रित करें। एक दूसरी बात, कंपनी के किसी भाग को जो आदेश के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा, ये अपने शक्ति और कार्यों का प्रयोग कर रहा है ना, शक्ति और कृत्य जो भी है उनके कर्तव्य है, कृत्य और कर्तव्य, तो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो नियंत्रक द्वारा जो आदेश दिए जाएं उनको अनुपाल्य। तो अब कैसे अनुपाल्य होंगे, तो आदेश के उपबंध के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा जो भी आदेश दिए जाएं उसके अनुसार उपक्रम, ठीक है, उपक्रम जो कंपनी होगी, उपक्रम हो गया, उनको आदेश का पालन करना है और उसके भाग या उसके भाग को, और भाग के साथ साथ उसके भाग को चलाया जाएगा और उस उपक्रम या उस भाग से संबंधित जो भी कृत्य हैं, किन्हीं कृत्यों से संबंध कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर इस उपक्रम में लगे हुए व्यक्ति हैं या उपक्रम के भाग है, उसको जो भी ये प्राधिकृत आदेश के उपबंध के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक है उसके द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उस आदेश को क्या करना पड़ेगा, अनुपालन करना पड़ेगा। कोई भी जो संबंधित व्यक्ति है ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो धारा 3 उपधारा 4 प्राधिकृत नियंत्रक के बारे में बताया जाता है और प्राधिकृत नियंत्रक किस प्रकार से अपने कृत्यों का पालन करे, तो वो आदेश के उपबंधों के अधीन रह करके करता है। यहाँ पर आकर के देखता है कि भाई आदेश देने लायक नहीं है तो आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आदेश इनके द्वारा प्रदान किया गया है तो किसी उपक्रम है या उपक्रम के भाग है यहाँ या उससे संबंधित व्यक्ति हैं, उन सब को उन आदेश का क्या करना पड़ेगा, अनुपालन करना पड़ेगा। अगर इसको क्वेश्चन बना दें तो नहीं करेंगे तब भी चलेगा, करेगा तब भी चलेगा, ऐसा मतलब व्यवस्थित ढंग से बनाएंगे भाई कि उपक्रम के किसी एक भाग को आदेश पालन करना जरूरी है, उपक्रम में लगे हुए व्यक्ति को आदेश पालन करना जरूरी है, जरूरी नहीं है सिर्फ उपक्रम को ही जरूरी है। ऐसा करके आपको इधर उधर आपके दिमाग को बहकाया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि इससे जुड़े हुए जितने भी हैं उन सब को प्राधिकृत नियंत्रक के द्वारा जो भी आदेश दिए जा रहे हैं वो अनुपाल्य है, मतलब अनुपालन करना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका धारा 3 की उपधारा 4 में हमने ये बातों को पूरा जान लिया कि प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति होती है और जब केंद्र सरकार उसको लगे कि उत्पादन है ना और प्रदाय इस सब को नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण जब करना रहता है केंद्रीय सरकार की राय हो
कि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन और प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो आदेश के द्वारा, किसके द्वारा? आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति को ये क्या नियुक्त कर रहा है? प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त कर रहा है। इस संबंध में आपने जाना। तो बस दोस्तों आज के लिए यहीं तक के, आगे और हम जो है पढ़ते रहेंगे। धारा 4 मतलब 3 का ही 5वां और है, ये तो अभी 4 नंबर पढ़े, 5वीं नंबर और है, तो और अगली वीडियो में देखेंगे 5वीं जो है इसका उपधारा, उसमें कौन सी बात का वर्णन मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।